बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है। तारीख नोट कर लीजिए, तारीख आपके सामने है 6 नवंबर 2025। पहला चरण सीटें हैं 121, दूसरा चरण 11 नवंबर 2025, सीटें 122 और नतीजों का ऐलान होगा 14 नवंबर को। यह क्लियर है, जिस बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, उस बिहार में अब अगले 45 दिनों तक लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आप देखने वाले हैं। और बिहार का सबसे बड़ा उत्सव छठ भी आने वाला है। अच्छा, तारीखें जो हैं वो अगर मैं गुणा भाग करने जाऊं तो 41 के आसपास हो जाती हैं। छठ ये सबसे बड़ा उत्सव और फिर लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव। छठी मैया की आराधना में व्यस्त बिहार अगले 5 साल के लिए अपना खेवनहार चुनने वाला है। 14 नवंबर को यह तय होगा कि बिहार की जनता ने किसे पाटलिपुत्र की गद्दी पर बिठाया है। 14 नवंबर को ही यह उत्तर भी मिल जाएगा कि लालू यादव परिवार के हाथ में 2005 के बाद सत्ता आएगी या फिर से नीतीश कुमार का जलवा बरकरार रहेगा। तीसरे किरदार की लॉटरी क्या खुलती है, यह भी 14 नवंबर को क्लियर हो जाएगा। बिहार को अगले कुछ दिनों में इन सवालों का जवाब मिल जाएगा और फिर ईवीएम में बटन दबाकर उन जवाबों का दुनिया के सामने रखने का वक्त वोटर्स के पास आएगा। लेकिन कुछ दिनों में जैसे जैसे बिहार का सियासी पारा चढ़ा है, उसके बाद तारीखों के ऐलान के बाद दूसरा यक्ष प्रश्न यह आ गया कि सीट बंटवारे का क्या होगा। क्योंकि बिहार में अभी जो दोनों मुख्य गठबंधन हैं, उन दोनों के खेमे में करीब करीब आधा दर्जन पार्टियां हैं और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा साफ तौर पर झलक रही है। इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस को ड्राइविंग सीट पर बैठना है। मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का वादा चाहिए। लेफ्ट की तीनों पार्टियां सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल अपना पिछला प्रदर्शन दिखाकर इस बार अपना सीना फख्र से चौड़ा कर रही है और सीटों की मांग को भी बढ़ा रही है। इन 5 पार्टियों को संभालने में तेजस्वी यादव के नेतृत्व की परीक्षा भी हो रही है और इसीलिए बैठकों का दौर लगातार जारी है, क्योंकि सत्ता भी चाहिए और समीकरण को भी साधना है और अपनी पार्टी की सीटों को भी बचा कर रखना है, अपनी पार्टी के उस दबदबे को भी बचा कर रखना है। 5 और दलों को कैसे साधा जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त तेजस्वी बाबू के सामने। दूसरी तरफ एनडीए है। यहां 5 पार्टियों का कुनबा है, जिसमें चिराग 2020 की याद दिलवाकर अपना हक मांग रहे हैं। जितिन राम मांझी राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा चाहती है और इसीलिए सीटों में बढ़ोतरी की मांग कर रही है। 20 से कम सीट पर वो तैयार नहीं हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा मांझी से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं हो रहे। बीजेपी और जेडीयू क्या करे, उसके बाद बड़ा प्रश्न यह आ जाता है, क्योंकि इन दोनों का अपना आधार, अपनी सीटों की लिस्ट भी बड़ी लंबी है। 2010 तक 243 सीटों में ये दोनों बंटवारा करते आए थे। अब 3 और हिस्सेदार आ गए, जिन्हें साझेदार बनाने के लिए कुर्बानियां तो देनी होगी। कितनी कुर्बानी देनी होगी, कहां तक तैयार हैं खुद को समर्पित करने के लिए, अभी ये कोई साफ नहीं कर पाया। तो तारीख के ऐलान के बाद अब सबसे बड़ी गुत्थी यही है, जो जितनी जल्दी इसे सुलझाएगा, सियासी लड़ाई में उतना जल्दी आगे आ पाएगा या उतना एडवांटेज पाएगा। इसीलिए अगर बात करें तो बिहार 2020 और 2025 में कुछ खास नहीं बदला है। तेजस्वी इस बार भी पूरे चुनाव को दवाई, पढ़ाई, कमाई के मुद्दे पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जरूर उसमें कथित वोट चोरी का तड़का लगाना चाहते हैं, लेकिन वोटर उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हुआ है क्या, मैं ये सवाल पूछ रही हूं। दूसरी तरफ एनडीए के पास 20 साल का कामकाज है। 1.25 करोड़ महिलाओं को मिले 10,000 की मदद है। सरकारी नौकरियों का आंकड़ा है, कानून व्यवस्था है, अच्छी सड़कों का मुद्दा है। लेकिन बिहार में इस सब पर क्या जातिगत समीकरण हावी होगा? शुरू करते हैं गूंज। सारे मेहमान अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका हम रुख कर लेते हैं।
यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ पंकज जी भी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखते हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। अच्छा, हमें ये बताया जा रहा है कि भिलारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया भिलारी वरिष्ठ पत्रकार है और बिहार के मसलों को बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो प्रतिक्रिया ले ली जाए। प्रदीप जी तैयार हैं? 2 फेजेस में पहली बार ऐसा होगा इतिहास में। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। बिहार ने डिसाइड कर लिया है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के अंडर में एनडीए की सरकार वापस से आने वाली है। पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ, रुबिका जी रिकॉर्ड करिएगा, पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए की सरकार जीतेगी। और इसके सिंपल कारण है, बिहार कभी जंगल राज में वापस नहीं जाना चाहता है। बिहार 14% ग्रोथ रेट में आगे बढ़ना चाहता है। बिहार के अंदर 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में जो डले हैं, महिलाएं उससे स्वावलंबी होने के लिए तैयार है और एनडीए को चुनना चाहती है। 10 लाख सरकारी नौकरी युवाओं को दी गई है और बिहार हमेशा सभी 10 सेकंड गिरिराज सिंह कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, आज चुनाव आयोग ने बड़ा तंज भी कसा कि 22 सालों के बाद बिहार में जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण हुआ है, लेकिन राहुल गांधी तो इसी पर आरोप लगा रहे थे वोट चोरी का। तो कितना फर्क इस चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, राहुल गांधी और लालू यादव के युवराज, इन दोनों को समझ में नहीं आया। चौबे गए छब्बे बनने दुब्बे बन के लौट आए। ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बचाने के लिए राज्य भर और देश भर में भ्रम फैलाया और निकला क्या? ढाक के 3 पात। अंत में राहुल गांधी 89 लाख मतदाता काटने का इन्होंने भेज दिया और एक भी ऑथेंटिक सुझाव नहीं दिया। ये हिट एंड रन और फिर माफी मांगो, यही है। बिहार की जनता किसका शुद्धिकरण करेगी? बिहार की जनता शुद्धिकरण करके कुछ बांग्लादेशियों को तो निकाला गया है। अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उन्हें वोटर में जोड़ नहीं पाएंगे। और सरकार बनेगी तो फिर गंगाजल से इन लोगों को शुद्ध किया जाएगा। एक बड़ा आरोप और लग रहा है कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अपोजिशन के नेता तो गिरिराज सिंह यहाँ पर कह रहे हैं कि शुद्धिकरण का वक्त आ गया है। शुद्धिकरण शब्द कहाँ से आया है, मैं फिर आपको याद दिला दूं। वोटर शुद्धिकरण की बात हो रही थी। एसआईआर जो गहन इंटेंसिव जो रिव्यू हो रहा था वोटर लिस्ट को लेकर, उसी से ये शुद्धिकरण की बात आई है। उसके बाद कांग्रेस पूरी तरीके से उस मोड में रही थी कि वोट चोरी हो रही है। हालांकि ग्राउंड जीरो पर आप देख रहे हैं 1300 किलोमीटर की यात्रा और अभी भी जो मुद्दा सबसे अहम है वो बेरोजगारी है। सबसे अहम मुद्दा वहां पर अगर आप पूछिए तो उद्योग जगत कब हमारे यहाँ लगेगा, इसको लेकर है, पलायन को लेकर है। सारे